ठीक है। अच्छा जी, अब ना ये सिकल सेल एनीमिया को ना थोड़ा सा समझ लें जरा। इसमें इतना आसान मामला नहीं है जितना आसान मैंने आपको बता दिया है। इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब जिस बच्चे ने अब नहीं ज्वाइन किया, ठीक है, उसको पूरा सिकल सेल एनीमिया नहीं समझ आ सकना, तो इसलिए ना अभी सुन लें जरा। चलें जी, अब आप लोगों को थोड़ा पता चल गया कि इस तरह से ये जो आरबीसी डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है, रिजिड हो जाता है, सिकल सेल शेप्ड हो जाता है, और उसका नाम का जाके माइक्रोवैस्कुलेचर को जाके ओक्लूड करता है। ठीक है, एक तो वेसल, एक तो ये रिजिड हो गया ना, ठीक है। नंबर दो ये है कि ये इसकी टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, ठीक है, किसके साथ बाइंड करने की, वेसल के साथ बाइंड करने की। तो इस तरह से जाके वेसल को बाइंड कर देगा और ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर, ब्लड फ्लो ही नहीं होने दे रहा ना। ओक्लूड का क्या मतलब होता है कि ब्लड फ्लो को इसने नहीं होने दे रहा, ठीक है। उससे ये था कि हमारा अनोक्सिया वगैरह हुआ, ठीक है, और सारे ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन के सारे केस हुए। यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन हो रही है, ठीक है, और जनाबे वाला माइक्रोवैस्कुलर ऑक्लूजन हो रहा है। अब मैंने क्या कहा कि ये काम तब होता है जब जब डीऑक्सीजनेटेड स्टेट हो, तो यहाँ पे मैंने बताया था। अब मुझे बताएं, अब जितनी ज्यादा, अब मुझे यहाँ पे आप लोग बताएं कि जो वो चीजें जो कि हीमोग्लोबिन को डीऑक्सी स्टेट में लेके जाती हैं, डीऑक्सी स्टेट कौन सी है, टी फॉर्म, टॉट फॉर्म में जो चीजें लेके जाती हैं, वो सब क्या करेंगी, उन सब की वजह से एचबीएस हमारा, क्योंकि जो डीऑक्सी फॉर्म में लेके जा रहा है वो क्या कराता है, वो ऑक्सीजन को रिमूव कराता है, यानी कि ऑक्सीजन का प्रेशर रिड्यूस उस एरिया में होता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि उससे हमारा एचबीएस इंक्रीज होगा। अब आप लोगों को वो सारे फैक्टर्स, एलोस्टेरिक फैक्टर्स जो हमने कल पढ़े हैं, जिनकी वजह से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी कम हो रही है, उन सब फैक्टर्स की वजह से सिकलिंग इंक्रीज हो जाएगी। कौन कौन से फैक्टर से, कार्बन ऑक्सीजन का प्रेशर कम होना, जैसे टिश्यूज में जाकर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ना, पीएच का डिक्रीज होने का क्या मतलब है, ठीक है, कि एच पॉजिटिव का बढ़ना। ऑब्वियसली जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करती है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, फिर हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होते हैं। ये सब चीजें जो मैंने कल बताई, जो टिश्यूज के लेवल पर हो रही होती हैं, ठीक है, उन सब चीजों की वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन का अपने ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी कम होती है, ठीक है, और क्या होता है, डीऑक्सी फॉर्म आती है हीमोग्लोबिन की। अब वो डीऑक्सी स्टेट में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज करना शुरू कर देता है, ठीक है, यही बातें हैं ना। अच्छा, फिर क्या, वो 2,3-बीपीजी, अभी बता के आ रहा हूँ कि 2,3-बीपीजी ने क्या करना होता है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से जुदा करना होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन को कहना होता है कि ऑक्सीजन को उतारो, अभी बता के आ रहा हूँ ना, ठीक है। तो जब आप 2,3-बीपीजी बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन को वो हीमोग्लोबिन से उतारेगा, मतलब डीऑक्सी स्टेट लेके आएगा, ठीक है। यानी कि जो चीजें भी डीऑक्सीजनेशन कराती है ना हीमोग्लोबिन की, डीऑक्सी स्टेट लेके आती हैं हीमोग्लोबिन की डीऑक्सी स्टेट, ठीक है, उन सब की वजह से एचबीएस की प्रोपोर्शन बढ़ेगी। यानी कि जो चीजें भी जो काम टिश्यू के लेवल पर हो रहे होते हैं, उनकी वजह से एचबीएस बढ़ेगी, सिंपल। अच्छा, बात समझ आ गई। इसी इसी की तरह उसने डिहाइड्रेशन भी लिखा है। ये डिहाइड्रेशन मतलब समझ आई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाना होता है, जिससे हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसने डिहाइड्रेशन भी लिखा है, क्योंकि जब आप, ठीक है ना, बात समझ आई, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है ना। अब इसकी जो है ना वो ट्रीटमेंट जरा हम लोग देखते हैं। उसमें क्या एनाल्जेसिक्स होते हैं कि आप क्या देते हो, पेन किलर देते हो। पेन किलर क्यों दी फिर, ठीक है, बात समझ आई। अच्छा चलो, यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये क्या हुआ है, अनोक्सिया, टिश्यू अनोक्सिया से क्या होती है, पेन होती है, तो पेन किलर दी, ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या किया, फिर आपने एंटीबायोटिक उसको दे रहे हो। एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हो, अब बताओ। एंटीबायोटिक आप उसको इसलिए दे रहे हो क्योंकि क्योंकि बताओ, किसी को पता है। क्योंकि ये जो आरबीसी होगा ना, ये जो सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी रप्चर हो रहा होता है। आरबीसी रप्चर कैसे हो रहा होता है कि जो सिकल्ड फाइबर्स होते हैं ना, सिकल्ड फाइबर्स, ठीक है, ये जो सिकलिंग करते हैं ना फाइबर्स, ठीक है, इनकी वजह से आरबीसी रप्चर हो रहा होता है। ये बेसिकली सिकल सेल एनीमिया हिमोलिटिक डिजीज है, ठीक है, इसमें आरबीसी रप्चर हो रहा होता है, ठीक है। आरबीसी जब रप्चर होता है तो फिर क्या होता है भला, किसी को पता है। आरबीसी रप्चर होता है तो हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है, फिर हीमोग्लोबिन को उठाने कौन आता है, मैक्रोफेजेस आते हैं, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ठीक है। तो
यानी कि ये जो होता है ना, ये बेसिकली ये जो अंदर से जो फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स, ये अंदर से आरबीसी को बिल्कुल इतना ऐसे कर देते हैं कि उसको, उसका नाम क्या है, उसको अंदर से फ्रेजाइल कर देते हैं। फिर नंबर 2 ये होता है कि जब इस तरह का आरबीसी जब टाइट वैस्कुलर बेड से गुजरने लगता है ना, मतलब जैसे समझ लो स्प्लीन से गुजरने लगता है, कहीं भी किसी भी ऐसे स्पॉट से गुजरने लगता है जो टाइट है, तो इस आरबीसी के अंदर अब डीफॉर्मेशन की एबिलिटी नहीं है, ये डीफॉर्म नहीं कर सकता। जिस तरह की आरबीसी स्क्वीज करता था ना, ये नहीं कर सकता अब। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि रप्चर बहुत ज्यादा होता है। जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि उस आरबीसी को, उस हीमोग्लोबिन को फेगोसाइटोस करने के लिए, जो हमने पढ़ा कि हीमोग्लोबिन जो बाहर निकलता है, तो उसको आपको पता है फिर उसकी फेगोसाइटोसिस कौन करता है, मैक्रोफेजेस करते हैं ना, न्यूट्रोफिल्स वगैरह करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो जो मैक्रोफेजेस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैक्रोफेजेस किधर इन्वॉल्व हो गए, जब मैंने क्या कहा था कि जब आर्मी आपकी उधर इन्वॉल्व हो गई, तो फिर क्या इन्फेक्शन नहीं होंगी। तो समझ आ गई बात कि इन्फेक्शन क्यों हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। फिर हम ट्रांसफ्यूजन क्यों देते हैं, फिर इवन ट्रांसफ्यूजन भी हम पैक्ड आरबीसी की देते हैं। मतलब ये है कि हम वो सेंट्रीफ्यूगेशन करके ना, हम बंदे के अगले किसी के, मतलब क्योंकि आरबीसी का मसला है, हिमोलिटिक हिमोलाइसिस तो आरबीसी की हो रही है, तो हम ट्रांसफ्यूजन स्पेसिफिकली हम आरबीसी की देते हैं इस डिजीज में, ताकि अगले बंदे के आरबीसी पूरे होंगे। हिमोलाइसिस तो आरबीसी की हो रही है, तो आरबीसी हम उसको देते हैं। अच्छा, फिर मजीद ये है कि हमने ये देखना होता है, मतलब ये है ट्रीटमेंट, ठीक है, कि एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मैक्रोफेजेस जो है वो उधर इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स वगैरह मर भी रहे हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है, फिर इन्फेक्शन होती है इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि उसका नाम क्या है कि आरबीसी हम उसको पैक दे रहे होते हैं। फिर ये है कि अब आप उसको जो ब्लड स्लड दे रहे हो, तो मुझे अभी तो मैं बताया था अभी, आयरन ओवरलोड होने का चांस भी होता है, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने उन चीजों को देखना होता है, ठीक है ना, कि हमने अगर आयरन ओवरलोड भी नहीं होने देना, फिर उसमें चिलेटर्स वगैरह देते हैं ताकि आयरन को वो कम करें, ठीक है। क्योंकि आयरन ओवरलोड हो गया तो हीमोसिड्रोसिस हो जाएगी। वो मैं मिनरल्स में आपको पढ़ाऊंगा कि हीमोसिड्रोसिस क्या होता है। बेसिकली आयरन जो होता है ना, आयरन की समझ लो ओवरलोडिंग से होता है, ठीक है। तो ये चीजें भी हमने फिर देखनी होती हैं, ठीक है ना, कि कहीं ऐसे ना हो आप ब्लड तो उसको लगाई जा रहे हो और ब्लड बोर्न इन्फेक्शन होना शुरू हो जाए, एचआईवी होनी शुरू हो जाए, ठीक है ना, या फिर ब्लड बोर्न कोई और इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाए। ब्लड मतलब ये कि जो ब्लड के जरिए से जो इन्फेक्शन जाती हैं, एचआईवी हेपेटाइटिस ही ना हो जाए यार अगले बंदे को, ठीक है ना, और को मसले ना शुरू हो जाए जो आप उसको ब्लड लगाई जा रहे हो, किसी और का ब्लड लगाई जा रहे हो। फिर ये है कि इम्यूनोलॉजिक कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। यार आपको पता है कि मतलब ये है कि इम्यूनोलॉजिक कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है कि जो ब्लड के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, माइनर रिएक्शंस हो रहे होते हैं ब्लड की वजह, ब्लड के, ठीक है ना। मतलब ये है कि चलो ठीक है आपने मिस मैच करके भी दे दिया, लेकिन फिर भी माइनर रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो तो वो ये कहता है कि आपने ये चीजें भी फिर देखनी होती हैं, अगर आप उसको ब्लड लगा रहे हो ना, ठीक है, तो इन चीजों को कंसीडर करना होता है आप लोगों ने। और याद रखें कि ये वो चीजें हैं जो हमने वैसे भी कंसीडर करनी होती हैं उस पेशेंट को जिसमें हमने ब्लड बार बार लगाना है, ठीक है। हमने देखना होता है कहीं आयरन ओवरलोड ना हो, कहीं ब्लड बोर्न इन्फेक्शन ना इसको चली जाए, ठीक है। फिर उसको कभी कहीं इसको ये ना हो कि वो इम्यूनोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। यानी कि इम्यूनोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन का मतलब समझ आ गया कि वो जो ब्लड के रिएक्शंस होने हैं, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी की वजह से, ठीक है। क्योंकि यार 300 प्लस एंटीजन एंटीजन सिस्टम्स हैं, हम तो सिर्फ ए बी और आर एच को देख रहे होते हैं, और इवन आर एच में भी हम सिर्फ डी एंटीजन को देख रहे होते हैं, बी और सी एंटीजन को तो हम उसमें भी नहीं देख रहे होते। पता है ना चैप्टर, ये भी सारी बातें चैप्टर 36 गाइटन। चले खैर, ये बातें हो गई। अब हम हाइड्रोक्सी यूरिया उसको देते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन, अब देखो ये बीटा चेन के ऊपर हो रही है ना पॉइंट म्यूटेशन, तो ये हाइड्रोक्सी यूरिया सही है, ठीक है, या हाइड्रोक्सी कार्बामाइड, ये वाला क्या करता है, ये उस बीटा चेन को ना वैसे ही रिप्लेस कर देता है। किससे भला, गैमा चेन से, ठीक है ना। ये वाला क्या करता है, ये बीटा चेन्स को वैसे ही रिप्लेस कर देता है। एंटी ट्यूमर ड्रग है, ठीक है ना। क्या करता है, क्या है, इंक्रीजेस द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ एचबीएफ, ये एचबीएफ का लेवल बढ़ा देता है। भला कैसे, बीटा चेन पे कॉम्प्लिकेशन हुई है ना, तो बीटा चेन की जगह पर ये उसको गैमा चेन पे कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जिससे ये होता है कि क्या होता है कि आपके एचबीएफ का लेवल बढ़ जाता है। समझ आई बात, ठीक है। तो इस तरह से कम वो हमें उससे उससे तो बचे ना, हम एचबीएस से तो बचे। समझ आ गई बात। वी डिक्रीज आरबीसी सिकलिंग। फिर ये है कि ऑब्वियसली वो फिर आप स्टेम ट्रांसप्लांटेशन करो ताकि आपके आरबीसी वगैरह जो है ना वो पूरे हों। वही जो हमने उसमें किया है, ठीक है, बाकियों में करते हैं, यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करो। अच्छा, एक और अब और बात,
अब जो है ना इसका नाम क्या है, ये जो सिकल सेल में जो हेट्रोजाइगस होता है, हेट्रोजाइगोट होता है, ठीक है ना, ये सिकल सेल में भी, थैलेसीमिया माइनर में भी, यानी कि जिसमें एक जीन इन्वॉल्व होता है थैलेसीमिया का, ठीक है। और जो थैलेसीमिया एक जीन का मतलब ये है कि जिसमें थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया में जो एक जीन खराब हुआ था ना, थैलेसीमिया माइनर, वो इसी तरह से अल्फा थैलेसीमिया, वो उसमें वाला कौन सा, उसमें भी हेट्रोजाइगस फॉर्म उसमें कौन सी थी, थैलेसीमिया ट्रेट, जिसमें 2 जीन खराब हुए थे वो। और इसी तरह से सिकल सेल के केस में भी जो हेट्रोजाइगोट होते हैं, जो होमोजाइगोट होना है उसने तो उसको तो सिकल सेल डिजीज हो जानी है ना। अभी बता के आ रहा हूँ, ऑटोसोमल रिसेसिव ये होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव है सिकल सेल डिजीज, मतलब ये कि आपको दोनों जीन्स खराब होंगे तो मसला होगा। इसका मतलब है होमोजाइगस के केस में तो आपने सिकल सेल के मसले में फंस जाना, सिकल सेल डिजीज हो जानी है। लेकिन अगर आपका एक ठीक हुआ एक खराब हुआ तो फिर आप हेट्रोजाइगोट हो, फिर ठीक है, फिर आप हेट्रोजाइगोट हो, फिर आपको सिकल सेल ट्रेट है, ठीक है। यानी कि सिकल सेल ट्रेट, ठीक है, उसका नाम क्या है, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट और थैलेसीमिया माइनर। इन तीनों के केस में पता क्या होता है, आप लेस ससेप्टेबल टू मलेरिया होते हो, आप मलेरिया के लिए ससेप्टेबल नहीं होते। बात समझ आई? मैंने इसीलिए तीनों को इकट्ठे ही बता दिया कि तीनों के लिए क्या होता है, आप मलेरिया के खिलाफ, यानी कि मलेरिया के खिलाफ आपके बॉडी में निजाम होता है। अच्छा, अब आगे उसने उसकी वजह भी बता दी कि ये ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, बेसिकली प्लाज्मोडियम जो होता है पैरासाइट, जो मलेरिया काज कर रहा होता है, इसका एक ओब्लिगेटरी पार्ट होता है लाइफ साइकिल का आरबीसी में। अब इस तरह के जो आरबीसी होते हैं इनका लाइफ स्पैन ही छोटा होता है, तो क्या होता है कि वो पैरासाइट का जो एक एक जो लाइफ की डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो ही पूरी नहीं हो पाती, ठीक है। यानी कि वो, समझ आई बात, कि आगे से आरबीसी की लाइफ स्पैन ही छोटा है ना, आरबीसी का लाइफ स्पैन ही छोटा है, तो क्या है कि उसका वो जो लाइफ साइकिल का पार्ट ही पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। आरबीसी हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन देन नॉर्मल, ठीक है, जिससे ये होता है कि पैरासाइट कैन नॉट कंप्लीट द इंट्रासेलुलर स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट, वो अपनी स्टेजेस ही पूरी नहीं कर पाता, जिससे ये उस बंदे को मलेरिया नहीं होता। क्या अब तक ये बातें कुछ बच्चों को समझ आई कि इस बंदे को क्या मामलात हो रहे हैं, ठीक है। चलो जी, अब मैं यहाँ से मैंने ये पेज सारा पढ़ा लिया, अब मैं जरा आप लोगों को ये पेज भी पूरा पढ़ा दूं, ठीक है। अब मैं अगेन ये बातें बताऊंगा इसलिए ताकि आपको ये बातें समझ आ जाए। अब क्या है, इस बंदे को क्या होगा, एपिसोड्स ऑफ, ये अब सिम्टम्स हैं, बंदे को सारी कहानी पता होती, सिम्टम्स नहीं एट द एंड पता होती। एपिसोड ऑफ पेन होंगे इस सिकल सेल वाले को, यानी कि एपिसोड ऑफ पेन, ठीक है, यानी कि इस बंदे को पेन होगी, क्यों, टिश्यू अनोक्सिया, टिश्यू को जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो टिश्यू अनोक्सिया होता है। अभी वो पीछे उसने बताया नहीं वहां पे, ठीक है, कि जब माइक्रो इन्फेक्ट्स होते हैं, टिश्यू अनोक्सिया होती है, तो उससे फिर रिजल्टिंग इन सीवियर पेन, उससे देख रहे पेन होती है, ठीक है। और सिम्टम्स क्या हैं सर, और सिम्टम्स बताएं। हीमोलिटिक अनीमिया विद एसोसिएटेड हाइपर बिलिरुबिनिमिया, ठीक है। एक तो क्या हो रहा है उसको, हीमोलिटिक अनीमिया, वो उसकी मैंने अभी वजह बता दी कि ये जो फाइबर्स हैं, इन्होंने उस आरबीसी को कारी फ्रेजाइल देना है, उसने जब टाइट वैस्कुलर ब्लड से गुजरने लगना है उसने फट जाना है, उस पर जैसे ही कंप्रेशन की फोर्स लगनी है उसने फट जाना है। ये बातें कहाँ पे लिखी हुई हैं, ये चैप्टर 33 हीमोलिटिक अनीमिया गाइटन पे लिखी हुई हैं, कि जैसे उस पर कंप्रेशन की फोर्स लगनी है इस तरह के आरबीसी पे, उसने टाइट वैस्कुलर ब्लड से गुजरने लगना है, उसने वैसे ही रप्चर हो जाना है। अच्छा, हाइपर बिलिरुबिनिमिया क्यों होगा, क्योंकि उसमें से हीमोग्लोबिन निकलेगा, उस हीमोग्लोबिन को मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोस करके उसके हीम को किस में कन्वर्ट करेंगे, बिलिरुबिन में। वो बिलिरुबिन, इसका मतलब है अब इतना ज्यादा हीमोग्लोबिन आ रहा है, इतना ज्यादा हीमोग्लोबिन बिलिरुबिन बनेगा, वो बिलिरुबिन कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली ब्लड में जाएगा ना। इतना ज्यादा जो बिलिरुबिन आ रहा है, किसी को हीमोलिटिक जॉन्डिस का पता है, हीमोलिटिक एनीमिया में जॉन्डिस हो रहा होता है, ठीक है, प्री हिपैटिक जॉन्डिस, पता है, तो वो वाला केस है, ठीक है। वहां पे भी मैंने बताया था कि सिकल सेल एनीमिया में और इथ्रोब्लास्ट ऑस्टिफिटालिस में क्या होता है, पता है, कौन सा भला ये जॉन्डिस है, कौन सा जॉन्डिस होगा, कौन सा हाइपरबिलिरुबिनिमिया होगा, अनकॉन्जुगेटेड। क्यों भला, क्योंकि इतना ज्यादा वो बिलिरुबिन आएगा कि आपके लिवर उतना कॉन्जुगेट ही नहीं कर पाएगा, तो फिर वो जो अनकॉन्जुगेटेड होगा वो किधर जाएगा, ब्लड में जाएगा, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड में जाता है, वो फिर आगे से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कर्निक्टस भी काज कर सकता है, ठीक है, आपके ब्रेन को भी जाके डैमेज कर सकता है, ठीक है। ये किस केस में होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनिमिया के केस में होता है, ठीक है, प्री हिपैटिक जॉन्डिस। चलें जी,
फिर क्या है कि इस बंदे के अंदर इन्फेक्शन की भी ससेप्टेबिलिटी हो जाती है, यानी कि इस बंदे को इन्फेक्शन भी हो सकती है। उसकी भी अभी वजह बता के आ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसके मैक्रोफेजेस अब बिलिरुबिन, वो हीम आता है, वो हीम को तो हीमोग्लोबिन को फैगोसाइटोस कर करके उसको बिलिरुबिन बनाई जा रहे हैं, बनाए, ठीक है। यानी कि मैक्रोफेजेस आपकी आर्मी जो है वो अब उस चक्कर में लग गई है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली फिर आपके मैक्रोफेजेस मरेंगे भी सही, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, फिर ये है कि इसका नाम क्या है, लाइफ स्पैन भी ऑब्वियसली आरबीसी का 20 डेज से भी कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसमें मजीद लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी, बंदे की जो जिंदगी के चांसेस भी थोड़े हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये है कि बोन मैरो में चेंजेस आएंगे ड्यू टू बोन मैरो हाइपरप्लेजिया, ठीक है। बोन मैरो हाइपरप्लेजिया जी क्या हो रहा होता है, क्या किसी को याद है? बोन मैरो हाइपरप्लेजिया कहीं और भी हो रहा था, बोन चेंजेस, ठीक है। बोन में भी चेंजेस आएंगी क्योंकि बोन मैरो हाइपरप्लेजिया, क्योंकि बोन मैरो जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि हम क्या कर लें। यही काम उधर भी हो रहा था एरिथ्रोब्लास्टोसिस विटालिस में, जहाँ पे आपके आरबीसी कम हो रहे थे, तो फिर क्या होता था, आपका बोन मैरो का हाइपरप्लेजिया भी होता था आपका, ठीक है ना। याद है ना कि बोन मैरो क्या होता था, बोन मैरो अपनी पूरी कोशिश करता था कि हम आरबीसी बना लें। तो ये क्या है, बोन मैरो का हाइपरप्लेजिया होगा कि बोन मैरो ने आरबीसी बनाने होते हैं ना, आरबीसी फट रहे हैं, तो बोन मैरो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा बहुत सारे आरबीसी बनाने की कोशिश में, ठीक। तो उससे बोन में भी चेंजेस आएंगी ऑब्वियसली। बोन मैरो बोन के अंदर होता है, तो अब अगर बोन मैरो इतना ज्यादा वो हाइपरप्लेजिया हो रहा है उसका, तो क्या बोन में चेंजेस नहीं आएंगे? अच्छा जी, अब ये स्ट्रोक भी होता है, स्प्लीनिक और रीनल डिसफंक्शन भी होता है, और एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, ठीक है। अब स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक होता है कि जब ब्रेन को पूरी ब्लड सप्लाई ना जा पाए, ब्रेन को जब पूरी ब्लड सप्लाई, अभी बताया माइक्रो इन्फ्रेक्ट्स बन रहे हैं, वो तो पूरी, जितनी जहां जहां पे भी ब्लड जो जाना है, आरबीसी ने ब्रेन में भी तो जाना है ना, मतलब हर जगह पे जाना है, ठीक है। तो उसने हर जगह पे माइक्रो इन्फ्रेक्शन करनी है, तो उस वजह से क्या है कि जब ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन ना या पूरा ब्लड ना मिल पाए, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक ब्रेन को दो वजह से हो सकता है, एक तो यही कि इन्फेक्शन की वजह से जैसे हो रहा है, और एक ये कि अगर कोई ब्रेन की तरफ कोई वेसल जा रही थी वो रप्चर हो गई, ठीक है। तो उससे ऑब्वियसली ब्रेन को पूरा ब्लड नहीं ना जा पाएगा, तो उसको भी हम स्ट्रोक कहते हैं कि या तो कोई ब्लॉकेज हो जाए या फिर वो वेसल ही रप्चर हो जाए। तो ब्रेन को पूरा जब ब्लड नहीं जा पाए, तो या पूरी ऑक्सीजन ना जा पाए, तो उसको हम स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। तो ये केस है, इसमें यही हो रहा है, माइक्रो इन्फेक्शन हो रही है, ठीक है। उससे ब्रेन को पूरी वो ब्लड नहीं पहुंच पा रहा। यही काम स्प्लीन और रीनल डिसफंक्शन का भी है, ठीक है, कि उनको जो है ना वो पूरी जो है ना वो नहीं जा पा रहा, पूरा जो है ना वो ऑक्सीजन वगैरह उनको ब्लड पूरा नहीं जा पा रहा, ठीक है। अच्छा जी, बातें समझ आ रही हैं? अच्छा जी, और क्या है जनाब, और उसका नाम एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम क्या होता है भला, ठीक है ना। इसमें ये होता है कि इसमें बेसिकली जो पल्मोनरी वेसल्स होती है ना, पल्मोनरी वेसल्स, उनकी भी ओक्लूजन होना शुरू हो जाती है। चेस्ट के अंदर हमारे रिब केज होता है ना, रिब केज के अंदर पल्मोनरी वेसल्स है ना, ठीक है। पता है ना, उसके अंदर लंग्स हैं, लंग्स के अंदर क्या है, पल्मोनरी वेस्कुलेचर है। अब जब पल्मोनरी वेसल्स की भी ब्लॉकेज शुरू हो जाती है ना, पल्मोनरी वेसल्स की, ठीक है, तो ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपको वहां पर भी ना, वहां पर भी आपको इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन, ठीक है। वहां पर पूरा ब्लड नहीं जा पा रहा, वहां पर भी आपको टिश्यू अनॉक्सिया की वजह से पेन होती है चेस्ट में, ठीक है। तो वो जो सब कुछ होता है ना, जो कि चेस्ट के रीजन में होता है, जिसमें ठीक है ना, लंग्स की वेस्कुलेचर की इन्फेक्शन होने लग गई है, फिर उसका नाम क्या है, आपको उधर दर्द होने लग गई है, ठीक है, चेस्ट के एरिया में, ठीक है। तो उस सारे को, टिश्यू अनॉक्सिया की वजह से पेन हो रही है, उस सारे को हम मिला के एक पूरा सिंड्रोम होता है, उसको हम कहते हैं एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, ठीक है। इसमें बेसिकली पल्मोनरी जो वेसल्स होती है ना, पल्मोनरी वेस्कुलेचर होता है, वो ब्लॉकेज उसकी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। समझ आ रही है ना? तो ये सारी बातें हैं जनाब, ठीक है, ठीक हो गया। अब कोई ऐसा पॉइंट रहा तो नहीं गया जो आप लोगों को मैंने ना समझाया हो? तो आपको हर छोटी से छोटी चीज का पता लग गया है, ठीक है, कि अब क्या है और क्या नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को ना सिकल सेल एनीमिया की हर बात पता चल गई है, ठीक है। यहाँ से अब आप लोगों को उसके सिम्टम्स पता लग गए, ठीक है। यहाँ से आपको उसकी पैथोफिजियोलॉजी पता लग गई, ठीक है, कि उसमें हो क्या क्या रहा है, क्यों हो रहा है, एचबीएस जो आया है, ठीक है। और उसका नाम क्या, यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि, अच्छा एक और बात, बच्चा जब पैदा होगा तो क्या उसको पता चलेगा? ऑब्वियसली जब तक उसका एच बी
ठीक है ना, शुरू में पहले 2-3 साल तक क्या है, उसका बीटा चेन होती नहीं, ये म्यूटेशन भी बीटा चेन की है ना। तो जैसे हम पढ़ के आ रहे हैं बीटा थैलेसीमिया में, कि पहले शुरू के सालों में नहीं उसको कोई मसला होता, इसमें भी यही है, जब तक एचबीएफ को एचबीएस ने रिप्लेस नहीं ना करना, तब तक कोई मसला मसाइल नहीं होना। पहले 1-2 साल के दौरान बच्चे को पता ही नहीं, हमने बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, कोई मसले मसाइल की बात ही नहीं। ठीक है, ये बात तो पता है ना आप लोगों को। यहाँ से मैंने हर बात बता दी, माइक्रो इन्फेक्शन, टिश्यू डेप्रिवेशन का पता चल गया, यहाँ से ये सिम्टम्स भी पता चल गए, एलोस्टेरिक इफेक्टर्स हैं सारे, एलोस्टेरिक इफेक्टर्स, ठीक है, जो कि उसको डीऑक्सीनेटेड स्टेट में लेके जा रहे होते हैं हीमोग्लोबिन को। ठीक है, यहाँ से अब इसकी अब आपको अब देखो ना, अब सिम्टम्स के साथ मैच करो। ठीक है, अब यानी ये हाइड्रोक्सी यूरिया का भी पता चल गया। ठीक है, और ये प्लाज्मोडियम वाली बातें पता चल गई कि किस किस केस में उसको मलेरिया के खिलाफ वो रेजिस्टेंट हो जाता है। थैलेसीमिया माइनर, ठीक है, सिकल सेल ट्रेट, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिकल सेल ट्रेट, ठीक है ना, कि जिसमें एक, ठीक है ना, इंडिविजुअल है सिकल सेल, उनको सिकल सेल ट्रेट वालों को कोई नहीं मसला होता, जिसमें यानी कि एक हो ना, एक जीन मुतासर हो, उसको हम कहते हैं सिकल सेल ट्रेट। जिसमें दोनों मुतासर हो जाए वो तो फिर सिकल सेल डिजीज होगी ना। ये वैसे ही है जैसे हीमोफीलिया में एक हीमोफीलिया कैरियर होता है, ठीक है, और एक हीमोफीलिया ही हो जाता है। चलें जी, अब आप लोगों का ये चैप्टर मुकम्मल हो गया। यहाँ से ना, यहाँ से पता कुछ भी नहीं है, ये मजाक है हमें। ठीक है, पहले ये होते हैं इंट्रॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, आपको पता है कि उसका नाम क्या है, जो आपके है ना, ये क्या नाम है इसका, ये जो ब्लू वाले हैं, ठीक है ना, ये देख रहे हो, ब्लू वाले क्या हैं आपके, एक्सॉन्स हैं। एक्सॉन्स होते हैं आपके कोडिंग रीजन्स, ठीक है ना, और उसका नाम क्या है, जो इंट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं नॉन कोडिंग रीजन्स। तो पहले जब ये उसका नाम क्या, ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, ठीक है, तो ये एमआरएनए प्रिकर्सर बनता है, फिर उसकी स्प्लाइसिंग होती है और ये दरमियान से ये निकलते हैं, इंट्रॉन्स निकल जाते हैं, फिर सिर्फ और सिर्फ आपके ये रह जाते हैं, ठीक है ना, क्या नाम है इनका, एक्सोन्स, ठीक है ना, एक्सोन जो कि कोडिंग रीजन्स है, फिर वो आता है साइटोसोल में। तो ये मतलब इसने हमें फजूल ही लिखा है, ठीक है। इसका सिर्फ आप लोग ये याद रखना कि न्यूक्लियस है भला किसका। ऑब्वियस सी बात है भाई, आरएनए प्रिकर्सर्स का, ये आरबीसी प्रिकर्सर्स का। आरबीसी प्रिकर्सर का क्या मतलब है, बोन मैरो के वो सेल जिन्होंने आरबीसी बनाना है, रिथ्रोपोइटिक सेल्स ऑफ बोन मैरो। ठीक है, कहानी सुनाऊं सारी, ठीक है ना, मेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, pluripotent hematopoietic stem cell, then cloniforming unit spleen, then cloniforming unit blast, then, ठीक है ना, then क्या बताओ ना, cloniforming unit erythrocyte, ठीक है ना, फिर आगे आगे प्रोरिथ्रोब्लास्ट, फिर आगे बताओ 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 बताओ, ठीक है ना, बेसोफिल इरिथ्रोब्लास्ट, फिर ठीक है ना, पॉलीक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट, फिर बताओ 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 बताओ, पॉलीक्रोमेटोफिल से आगे क्या होता है, ठीक है ना, ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट, फिर आगे क्या होता है, ठीक है ना, आगे रेटिकुलोसाइट, और फिर आगे आगे आपका मैच्योर आरबीसी। तो वो सारे कौन है, आरबीसी के प्रिकर्सर्स हैं, ठीक है, समझ आ गई बात। चलें, जब आपका ये चैप्टर मुकम्मल हो गया, अब हम इस चैप्टर पे आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है अब सिकल सेल क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, मजे मजे के साथ क्लियर हो गया ना, हर पॉइंट के साथ क्लियर कराया मैंने, और मैंने उसमें जल्दबाजी नहीं की, मैंने उसमें मैंने कहा चलो अब आराम से अच्छा ही हो जाए, ठीक है। अगर चैप्टर जो है ना वो मजे का चैप्टर था, अब ये चैप्टर जो है ना ये अब आप लोगों के लिए हलवा है। कैसे भला, ये देखो, जो लीनियर सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स की, उसको क्या कहते हैं, उसको हम प्राइमरी सीक्वेंस कहते हैं। लीनियर जो सीक्वेंस अमीनो एसिड्स ऐसे सीक्वेंस का जुड़े में, वो प्राइमरी सीक्वेंस होती है। उसमें क्या होता है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड का क्या मतलब है, एक अमीनो एसिड का क्या होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड का क्या होता है अमीनो ग्रुप, और वो क्या बनाते हैं, एमाइड लिंकेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एमाइड लिंकेज। ये लो, ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, इसका अमीनो ग्रुप, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, वो दरमियान से वाटर निकल गया, ठीक है। और जनाबे वाला ये देखो, अमाइड अमाइड किसे कहते थे भला हम, अमाइड कहते थे जब सी डबल बॉन्ड हो Na2 के साथ लगा होता है, उसको हम अमाइड कहते हैं। जब सी डबल बॉन्ड हो Na2 के साथ लगा होता है ना, उसको अमाइड कहते हैं। तो ये एक अमाइड लिंकेज बन गया। इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, दो अमीनो एसिड के दरमियान बना है। अब देखो यहाँ पे फ्री टर्मिनल एंड पर, अब सपोज यहाँ पर चाहे आप 10 अमीनो एसिड के भी बना दो ना, तो नो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप बच जाएगा ना, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, फ्री अमीनो ग्रुप। तो ये हम कहते हैं कि ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, क्योंकि ये एंड वाला देखो ना, इस देखो ये अमीनो एसिड का पहले स्ट्रक्चर देख लो, कईयों को हमें स्ट्रक्चर ही ना बताओ। ये होती है सी, ठीक है, इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ एक लगा होता है हाइड्रोजन, एक तरफ लगा होता है क्या लगा होता है,
कार्बोक्सिल ग्रुप एक तरफ क्या लगा होता है अमाइनो ग्रुप, ये आप इसकी साइड चेन है जो कि हर एक की डिफरेंट होती है। एलेनिन के केस में CH3 है, वैलिन के केस में देखो कुछ और है, ठीक है, ये साइड चेन है। मतलब ये कि बाकी तो सारा सेम होता है ना, इसका अमाइनो इसके कार्बोक्सिल से लगेगा, इसका कार्बोक्सिल विल है ना, इसका अमाइनो विल है। इस तरह से अगर 10 पेप्टाइड 10 अमाइनो एसिड भी हो तो फिर भी राइट साइड पर ये कार्बोक्सिल फ्री होगा, लेफ्ट साइड पर क्या फ्री होगा, अमाइनो फ्री होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बन रहा होता है, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये बातें आप लोगों को पहले ही पता है, मुझे पता है, ठीक हो गया। अच्छा खैर, अब जिन सिचुएशंस में क्या हो रहा होता है, इस तरह से यहाँ से सिर्फ एक लफ्ज याद रखने वाला है, वो है ये अमाइड लिंकेज होता है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं, बाकी एम ही है। अच्छा, अब जो कंडीशन में डीनेचुरेशन हो रही होती है ना, उनमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता, ठीक है ना, उनमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता। जैसे आप हीट करो या फिर आप यूरिया की हाई कंसंट्रेशन दो, उनमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता। इसका मतलब ये है कि डीनेचुरेशन में आपके बाकी बॉन्ड टूट रहे होते हैं लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता, ठीक है। चलो ठीक है, यानी कि जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में पेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह और आयनिक बॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो टूटते हैं, लेकिन जो बेसिक बॉन्ड होता है ना, जो अमाइनो एसिड के दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो नहीं टूटता। अच्छा, बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं, हम इसको एन से हम पढ़ना शुरू करते हैं। यानी कि हम आमतौर पर जो पहला अमाइनो एसिड लेते हैं वो हम एन से लेते हैं। यानी कि अब ये दो अमाइनो एसिड है ना, तो आप लेने को तो एलानिन और वैलिन भी कह सकते हो, लेकिन हम बाय कन्वेंशन क्या करते हैं, जो एन टर्मिनल वाला है उसको पहला कहते हैं, ठीक है, मतलब वैलिन एलानिन, ठीक है। यानी कि एन टर्मिनल से हम रीड करना शुरू करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस आर रीड फ्रॉम एन टू सी टर्मिनल, ठीक है। अच्छा, जो ग्रेटर देन 50 अमाइनो एसिड्स हो ना, तो उसको हम फिर पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हर अमाइनो एसिड को ना हम रेजिड्यू कहते हैं, मतलब एक पेप्टाइड बॉन्ड में ना इसको हम रेजिड्यू कहेंगे, इसको भी रेजिड्यू कहेंगे, मतलब वो जितने मर्जी अमाइनो एसिड हम उसको रेजिड्यू कहते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर तो दरमियान में से निकल गया ना, पीछे जो स्ट्रक्चर बची है हम उसको रेजिड्यू कहते हैं, ठीक है। यानी कि हर एक में से वाटर निकल जाता है ना, ठीक है ना, यानी कि कुछ उसका पूरा अमाइनो एसिड तो नहीं है ना, इसलिए हम उसको रेजिड्यू कहते हैं। तो पूरा अमाइनो एसिड नहीं है, उसमें से कुछ उसका हिस्सा निकल गया, ठीक है। Because the portion of amino acid remaining after the removal of the water lost in the formation of peptide bond, क्योंकि कुछ पोर्शन बाकी रह जाता है, पूरा अमीनो एसिड तो नहीं ना बचा। अच्छा, फिर ये है कि आपने जब भी कोई, समझ लो आपके 3 अमीनो एसिड हैं, अब ये देखो, अब इसको, अब पहला अमीनो एसिड हम इसको कह रहे हैं क्योंकि एन टर्मिनल इसका है, तो हम इसको वेलाइल एलानिन कहेंगे। यानी कि बाकी सारे अमीनो एसिड के साथ हम ना एंड पे वाई और एल लगा देंगे, लेकिन जो एंड वाला अमीनो एसिड होगा उसके साथ हम उसको हम जो उसका नाम है वही रखेंगे, जैसा कि विलाइल एलानिन, इसका नाम वैसे ही रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको नाम देते हैं। सपोज 3 अमीनो एसिड भी हो ना, ठीक है, तो हम विलाइल, ग्लाइसाइल, ठीक है, ल्यूसीन कहेंगे, मगर आखिरी अमीनो एसिड के साथ हमने वाई एल नहीं लगाना, बाकी सारों के साथ हमने एन टर्मिनल से रीड करना शुरू करना है, सारों के साथ वाई एल लगाता जाना है, ठीक है। अब ये जो आ गई ना बात, ये अब आप लोगों का यूक्यू है, ये वाली बात, ठीक है। अभी तक जितनी बातें बताई बच्चों वाली थी, अब ये वाली बात जो है ना, ये आपका यूक्यू है, यूक्यू यूक्यू इंपॉर्टेंट बात है। प्रॉपर्टीज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पहली प्रॉपर्टी मैंने बता दी कि डीनेचुरेशन के केस में आपका वो नहीं टूट रहा होता, पहली प्रॉपर्टी मैंने बता दी। मतलब ये कि ये निस्बतन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, ये एवं नहीं टूटता, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, ये पार्शियल डबल बॉन्ड इसकी करैक्टर होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब है इसकी जो, मतलब देखो, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड के केस में बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, डबल बॉन्ड के केस में बॉन्ड लेंथ और छोटी हो जाती है, तीसरा बॉन्ड बने तो बॉन्ड लेंथ बिल्कुल छोटी हो जाती है, दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बना होता है ना वो मजीद छोटा हो जाता है। इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब है कि जो सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ होती है ना उससे छोटी होगी, मतलब शॉर्टर बॉन्ड लेंथ देन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, मतलब ना डबल बॉन्ड है और ना ही सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, उनके दरमियान की बॉन्ड लेंथ आती है, इसका मतलब है पार्शियल डबल बॉन्ड है। फिर ये है कि रिजिड और प्लेनर है, ठीक है। अच्छा, इसमें ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती है। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को देखो, ये देखो सिस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि आपका ये O और H एक ही डायरेक्शन में आ गए हैं, O और H एक, इसका मतलब है कि दोनों आपके अमीनो एसिड का जो R ग्रुप है वो एक ही साइड पे आ गया है, इसे हम कहते हैं सिस। इसमें मसला ये होता है कि R ग्रुप्स की आपस में स्टेरिक इंटरफेरेंस होती है। स्टेरिक इंटरफेरेंस ये होती है कि इसमें बल्कि ग्रुप्स जो है ना वो आपस में एक दूसरे को अपोज करते हैं, ठीक है ना, आपस में क्या है, इंटरफेरेंस करते हैं। देखो दोनों बल्कि ग्रुप से एक ही साइड पर आ गए, तो इस वजह से ना जो ये अमीनो एसिड होते हैं ये आमतौर पर ये जो बॉन्ड बनाते हैं वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, या अब ये देखो, ये R ग्रुप इस तरफ, ये R ग्रुप इस तरफ, और ये देखो, ठीक है ना, आपका ऑक्सीजन इस तरफ, हाइड्रोजन इस तरफ, तो ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, टू अवॉइड स्टेरिक इंटरफेरेंस, ताकि अब
इन दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में ही रखो, ठीक है, दूर दूर ही रखो, ठीक है, स्टेरिक इंटरफेरेंस से बचने के लिए। अच्छा, तो ये इस डीकम्बिनेशन में क्या होता है कि वो अपने हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं तो उनके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज आ जाता है। H पॉजिटिव रिलीज करते हैं ना खुद, तो इसलिए ये अनचार्ज्ड है, चार्ज नहीं है लेकिन पोलर है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पुल कर हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे पार्शियल नेगेटिव, क्यों नहीं सिंगल हो पाती फ्री, ठीक है ना, क्योंकि क्यों, बताओ 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 बताओ, ठीक है ना, फ्री रोटेशन नहीं हो सकती इसके गिर्द, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्टर देन सिंगल, ये जो है ना ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और हमने वैसे भी पढ़ा था कि जो है ना आपकी जहाँ पे सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हो वहां पर फ्री रोटेशन नहीं पॉसिबल, फ्री रोटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है,